गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस उत्तम क्लासेस में आज आपको क्लास 10th से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है रेसिस्टेंस, आज इसके बारे में बात करूंगा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर रेसिस्टेंस का यूनिट पढ़ेंगे, फिर 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर रेसिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। यहाँ फैक्टर्स, तो रेसिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। हम देखेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी। देखिए रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है फिजिक्स में। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ करंट। जैसे कभी भी जब हम किसी कंडक्टर में जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स करंट देते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होता है कि उसमें एक प्रॉपर्टी काम करता है जो इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो जो मूव करता है उसको रोकने का काम करता है। तो वो जो रोकने का काम होता है वही रेसिस्टेंस है। ये जो रोकने का काम किया जाता है इसी को क्या कहा जाता है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ करंट। ओके, आपने देखा होगा जब मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ा रहा था तो ओम्स लॉ में एक आया था V इक्वल टू आई आर। आपने उस पर ध्यान से देखा होगा मेरा इसके पहले वाला वीडियो जो कि ओम्स लॉ पर था। तो V इक्वल टू जब आई आर मैंने दिखाया था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर V तो हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, I तो हो गया करंट, ये R जो है ये कांस्टेंट को हम हटाकर करते हैं रेसिस्टेंस। यही है रेसिस्टेंस। अगर आप देखिएगा तो हमने लिखा था उसमें ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल I, और भी इसी प्रोपोर्शनल को हटाकर मैंने आई आर दिया था, ये आर। तो ये जो आर ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन यही एक प्रॉपर्टी होता है जो किसी कंडक्टर में करंट को रोकने का काम करता है। तो मैंने आपको रेसिस्टेंस बताया। अब मैं आगे का टॉपिक आपको बताऊंगा, और मैं एक छोटा सा और बात बताता हूँ। रेसिस्टेंस को इस तरह से अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पहले मैं आपको रेसिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। ओम, जिसको कि इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है। इस तरह से आप इस तरह इसको ऐसे और ऐसे, ये रेसिस्टेंस को सिंबलाइज करने का। जैसे कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जब आपका R, जैसे आपको पता है कि रेसिस्टेंस R से होता है, जब आपका R का जो वैल्यू आएगा तो वो जो वैल्यू आपका आएगा वो आएगा ओम में, ठीक है। हम यहाँ पर ओम भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से सिंबलाइज भी कर सकते हैं ये ओम को, या फिर इसको ओमेगा भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस है। कोई भी जब हम न्यूमेरिकल बनाए या फिर मार्केट में भी जाएं तो वो ओम पर कितना ओम का चाहिए, 5 ओम का चाहिए, 6 ओम का चाहिए, 7, जितना भी ओम का चाहिए। तो ये जो ओम होता है ये रेसिस्टेंस को बताता है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, अब मैं छोटा सा और बताना चाहता हूँ, वो है सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, बहुत इजी है। रेसिस्टेंस का सिंबल आप इस तरह से दे सकते हैं, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। लेकिन इस रेसिस्टेंस को भी 2 तरह से सिंबलाइज किया जाता है। एक इस तरह से जो कि कॉमन, एक और रेसिस्टेंस होता है जो कि आप इस तरह से करके और यहाँ पर से आप एरो का निशान देख सकते हैं।
ये जो हुआ ये एक सिंपल सा हुआ जो कि कांस्टेंट रेसिस्टेंस होता है। अगर 5 ओम है तो 5 ओम का होगा, 6 ओम है तो 6 ओम। लेकिन ये जो होता है वेरिएबल होता है। आप यहाँ पर रेसिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज द वेरिएबल रेसिस्टेंस और ये जो है रेसिस्टेंस है। तो सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस में हमें यही जानना था कि रेसिस्टेंस को सिंबलाइज कैसे करते हैं। जब हम आगे का वीडियो देखेंगे या आगे पढ़ाई करेंगे तो हम ये पाएंगे कि सिंबल जो होता है सबका अलग अलग सिंबल होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो हर बल्ब का, स्विच का, सबका सिंबल होता है। उसी प्रकार ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। ओके, अब हम देखते हैं 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ द PD पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड इन ए कंडक्टर एंड ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। मतलब 1 वोल्ट PD दिया जाए और 1 एम्पियर का करंट उसमें अगर पास हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 ओम रेसिस्टेंस बोलेंगे। सिंपल इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर हम, जैसे कि आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर हम R इक्वल टू V/I कर सकते हैं। ओके, तो अगर इन दोनों का एक भी 1 हो और I भी 1 हो तो R हमारा क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1 ओम। तो ये है 1 ओम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज का 1 यूनिट पूछता है। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, वैसे ही 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है। तो आप सिंपल सा एक दोनों का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो जो हमारा निकलता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंडक्टर में हम 1 वोल्ट का PD दें, पोटेंशियल डिफरेंस, और 1 करंट उसमें पास हो तो जो हमारा रेसिस्टेंस आएगा वो 1 ओम रेसिस्टेंस आएगा। ये है 1 ओम रेसिस्टेंस। ओके, अब हम चलते हैं रेसिस्टेंस का सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर दैट इफेक्ट रेसिस्टेंस। कुछ फैक्टर है जो कि रेसिस्टेंस को इफेक्ट करता है। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला अगर हम बता देते हैं तो लेंथ ऑफ बोल सकते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर में हम ये जानेंगे कि अगर कंडक्टर का लेंथ बहुत ज़्यादा है, ओके, तो लेंथ ज़्यादा होने पर क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो है वो भी बढ़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी, जैसे बाय द वे ये तार है तो इसका अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो करंट पास जो होगा तो वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। मतलब करंट को ज़्यादा दूर पास होना पड़ेगा। और जब करंट को ज़्यादा पास होना पड़ेगा, ज़्यादा दूर से पास होना पड़ेगा तो उसको जो, क्योंकि रेसिस्टेंस रोकने वाला होता है तो वो रोकेगा बहुत ज़्यादा। तो इस कारण से अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि रेसिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स अगर हमें कहीं पर भी अपना बल्ब जलाना हो या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करना हो तो हम कोशिश करेंगे कि तार जितना छोटा हो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि तार को अगर हम ज़्यादा लंबा करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उतना अच्छा हमें जो वोल्टेज मिलना होता है वो नहीं मिल पाएगा, हमारा बल्ब सही से ग्लो नहीं करेगा। तो ये था लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। जैसे आप पता होगा, आपने बहुत से मैथ्स पढ़े हैं, तो जैसे इसके अंदर का जो भाग होता है, ये सिंपल सा बात मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा कोई तार इस तरह से बना हुआ है, तो इसके अंदर का जो एरिया होता है,
ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मतलब तार की मोटाई, क्योंकि एरिया, तो अगर मोटा तार होगा तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, और अगर तार पतला होगा तो उसका एरिया कम होगा। तो अब हम इस पर जानेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया पर कैसे ये इफेक्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम बढ़ा देंगे, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने का मतलब तार मोटा हो जाएगा। तो तार अगर मोटा होता है तो क्या होता है, रेसिस्टेंस घट जाता है, क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर तार मोटा होगा तो उसको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, करंट ईजिली फ्लो कर जाएगा। ओके, तो ईजिली फ्लो करने का मतलब ये हुआ कि उसको ज़्यादा स्पेस मिला करंट को, और ज़्यादा स्पेस मिला इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाया गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कंडक्टर का बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा इट मीन्स तार को अगर पतला कर देंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। और यही कारण है कि अगर हमें बहुत मतलब जब हम कुछ भी घर में डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं कुछ भी, तो तार को एक अच्छी मोटाई का देना होता है, जिससे कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सही रहे तो रेसिस्टेंस कम लगे। और वही अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें पतले तार का यूज करेंगे तो देखिए वो तार हिट ज़्यादा हो जाता है, और ऐसा कभी कभी तो वो डैमेज भी हो जाता है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, अब हम देखेंगे कि थर्ड क्या है। तो थर्ड, ओके, तो मैं बता रहा था नेचर ऑफ कंडक्टर। तो नेचर ऑफ कंडक्टर में अगर तार का नेचर अच्छा होगा, इट मीन्स कंडक्टर का नेचर अगर अच्छा होगा तो रेसिस्टेंस भी उसका बढ़ेगा, और अगर उसका कंडक्टिविटी थोड़ा खराब होगा तो उसका रेसिस्टेंस भी घटेगा। तो नेचर पर डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन, हमें पता करना है कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है, मैंने बताया लेंथ पर, लेंथ को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे घटेगा। नेचर पर, नेचर अच्छा होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, इसको कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इट मीन्स अगर आपका अगर कंडक्ट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। इट मीन्स रेसिस्टेंस चार। तो अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। इट मीन्स रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब लेंथ यहाँ पर लिखेंगे हम, लेंथ का प्रोपोर्शनल, जिसको हम एल बोल सकते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर के लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस इनवर्सली इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये घटेगा, तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, जिसको हम ए से बोलेंगे, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, और इसको आप जानने के लिए आप मार्केट जाएं। मार्केट में आपको बहुत सा रेसिस्टेंस मिलेगा। आपके यहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, टीवी या फिर जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज होता है, उन सारे इक्विपमेंट में रेसिस्टेंस को यूज किया जाता है। तो रेसिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज रेसिस्टेंस, यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का, सिंबल क्या होता है रेसिस्टेंस का, उसके बाद किस किस पर डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इफेक्ट लिखा था, वही डिपेंड किस पर करता है। तो मैंने आपको बताया लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरे द्वारा बताया गया रेसिस्टेंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आगे अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट मिलते रहे। और ऐसे में आपको आपका हर टॉपिक के बारे में, जो भी आपका टॉपिक है, सबको मैं क्लियर करते चला जाऊं, ताकि आपको फ़ायदा हो, जिससे कि आपके स्टडी पर कोई भी मतलब आपका स्टडी रुक ना जाए, क्योंकि आप 10th के बच्चे हैं, आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। इस कारण से बुक्स को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।